नमस्कार दोस्तों, युग चरण चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार गजेंद्र। आपको याद ही होगा, हाल ही में लेबनान के अंदर पेजर हमले हुए और पेजर से जो ब्लास्ट किए गए उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। आखिर ये पूरा काम किसका था? दरअसल इसके पीछे इजराइल की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ था। दरअसल पूरी दुनिया के अंदर मोसाद को किलिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। यानी पूरी दुनिया में अगर इजराइल की तरफ आंख उठाने वाला या इजराइल का कोई छोटा मोटा दुश्मन भी होता है तो उसको मोसाद के रेडार पे ले लिया जाता है, और जो कोई भी मोसाद के रेडार पे आ गया समझो वो दुनिया से चला गया। अब हमला किसी भी तरीके का हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि उसको बुलेट से मारा जाए। उसको बुलेट की जगह बंदूक की गोली की बजाय एक दूसरी गोली से भी मारा जा सकता है, जो गोली होती है जहर की गोली। जी हाँ, ये जो जहर देकर अपने दुश्मनों को मारने की जो तरीका, जो स्टाइल मोसाद ने निकाली है या मोसाद ने निकाली थी, या मोसाद का सबसे बड़ा हथियार है, ये सिर्फ मोसाद ही कर सकता है। अब इसका इस्तेमाल मोसाद ने बार बार किया है, हर बार किया है। यानी कि कई ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जिनमें सीधे सीधे बंदूक की गोली से दुश्मन को नहीं मारा जाए, तो फिर कैसे मारा जाए? इसका तरीका मोसाद ने सबसे पहले निकाला था, और वो था जहर देकर, इंजेक्शन के द्वारा, टैबलेट के द्वारा या दूसरे अन्य तरीकों से। यानी दुश्मन मर भी जाएगा और हंगामा भी नहीं मचेगा। ये जो सारी चीज़ है, हम एक बार पहले आपको मोसाद के बारे में बताएं। मोसाद जो किलिंग मशीन है उसके बारे में हम आपको बताएं। इससे पहले हम मोसाद का थोड़ा सा आपको डिटेल बता देते हैं। दरअसल मोसाद की जो स्थापना है 1949 में हुई, और इजराइल के अंदर 1949 में आतंकवाद से लड़ने के लिए मोसाद को बनाया गया और मोसाद को तैयार किया। बहुत ही खतरनाक एजेंटों से भरी हुई मोसाद खुफिया एजेंसी पूरी दुनिया में एक के बाद एक इतने खतरनाक ऑपरेशंस, और जो भी दुश्मन मिला सीधा यमलोक पहुंचा दिया गया, जिससे इस सब के जो ऑपरेशंस थे इनको लेकर मोसाद पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक एजेंसियों में, खुफिया एजेंसियों में गिनी जाने लगी। 1951 के बाद मोसाद इजराइल के प्रधानमंत्री के अंडर में आ गए। प्रधानमंत्री कार्यालय इसको देखता है और ये सीधे मोसाद के जो एजेंट है सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, और वहीं पर बताया जाता है कि किस तरीके से मोसाद अगले ऑपरेशन की तरफ जा रही है या कौन उसका दुश्मन है और उसको कब निपटाए। ये पूरी प्लानिंग प्रधानमंत्री जो इजराइल के अंदर है वो इस बात को जानते हैं। दरअसल मोसाद ने यूं तो ऑपरेशन बहुत सारे किए हैं, परंतु एक सबसे बड़ा ऑपरेशन जो कि युगांडा के अंदर किया गया था, और आप ये सोच लीजिए कि एक फ्लाइट जिसका अपहरण कर लिया गया, यानी कि 27 जून 1976 को एयर फ्रांस की फ्लाइट 139 का अपहरण कर लिया था आतंकवादियों ने। और ये जो इसके अंदर उस समय 248 यात्री सवार थे, और ज़्यादातर लोग इनमें इजरायली थे। ये जो उड़ान है, तेल अवीव से इस फ्लाइट ने उड़ान भरी और पेरिस में इसको बाद में हाईजैक कर लिया। यह हाईजैक जब हुआ तो पूरी दुनिया के अंदर हंगामा मच गया, और आपको यहाँ पर यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इसमें जो युगांडा का उस समय का ताना था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंसानी मांस खाया करता था और वो इतना क्रूर था जिसके आगे दुश्मन थर थर कांपते थे, इसका नाम था ईदी अमीन। अब ईदी अमीन को इस पूरे
एयर जो जहाज था उसके अपहरण की पूरी कहानी ईदी अमीन को पता थी। यही कारण था कि ईदी अमीन के कहने पर ये जो जहाज है इसको एंटवे में उतार लिया गया। एंटवे एयरपोर्ट पर इस जहाज को उतार लिया गया और वहां पर आपने देखा हो जैसे कि जब इंडिया का प्लेन अपहरण किया गया था तो अफगानिस्तान के अंदर बाकायदा उसको उतारा गया और वहां पर जो तालिबान सैनिक थे उन्होंने उसको सुरक्षा दी। इसी तरीके से युगांडा के करीब 200 सैनिकों ने इस जहाज को एयरपोर्ट पर घेर कर रखा था और ये पूरी सुरक्षा दे गई। यानी कि सीधा सीधा ये था कि ईदी अमीन इस पूरे मामले में मिला हुआ था और वो लगातार आतंकवादियों के संपर्क में था। अब यहां पर बहुत बड़ा संकट ये आया कि इजराइल अगर आतंकवादियों से समझौता करता तो बेहद गंभीर परिणाम हो सकते थे। इजराइल झुकना नहीं चाहता था और उधर जो अपहरण करता थे वो फलस्तीन के 50 नागरिकों को, जो 50 लोग थे जो इजराइल की जेलों में बंद थे, उन्हें रिहा करने की मांग कर रहे थे। इस मांग के बीच जब प्रधानमंत्री के साथ मोसाद के एजेंटों की मीटिंग हुई तो उन्होंने साफ तौर पर झुकने से मना कर दिया। यानी कि मोसाद पूरी तरीके से तैयार था एंटवे में ऑपरेशन करने और ये ऑपरेशन इतनी तगड़ी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया कि आप ये सोचेंगे कि किस तरीके से मोसाद कितना ट्रेंड एजेंटों की एक बड़ी खुफिया एजेंसी है। दरअसल इसके पीछे एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन का नाम आ रहा था। हम इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आप ये सुनिए कि जब इस एयरक्राफ्ट को युगांडा के एयरपोर्ट पर बाकायदा सुरक्षा देकर, युगांडा सैनिकों की सुरक्षा देकर खड़ा किया, वहां पर मोसाद घबराया नहीं और मोसाद के सारे एजेंट एंटवे में उतर गए। इसके बाद रात के अंधेरे में ईदी अमीन जिस मर्सिडीज 600 को इस्तेमाल करता था उसका इस्तेमाल किया गया। आप यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कितनी तेजी से इस पूरे ऑपरेशन के लिए सारी तैयारियां की गई। एक मर्सिडीज 600 को लाया गया, बिल्कुल हूबहू ईदी अमीन जिस मर्सिडीज को इस्तेमाल करता था उससे मिलती जुलती थी। उसी तरीके से उसके पीछे जो गाड़ियाँ, आगे पीछे जो गाड़ियाँ चल रही थी वो बिल्कुल उसी तरीके से चलाई गई जैसे ईदी अमीन की सिक्योरिटी चल। और इस गाड़ी को एयरपोर्ट के अंदर एंटर किया गया। इसके बाद 5 से 7 मिनट के अंदर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देकर जो सुरक्षा कर रहे थे सैनिक उन सबको मारकर इस प्लेन को दूसरे प्लेन के साथ अपने सैनिकों के साथ ले जाएगा। ये था मोसाद। अब हम आते हैं इस पूरे ऑपरेशन को किस तरीके से और किसने अंजाम दिया गया और फिर मोसाद ने अपने उस दुश्मन को कैसे मारा। आप देख रहे हैं युगचरण चैनल। अगर आप इसकी और भी बहुत सारी स्टोरीज आपको मिलेंगी देखने के लिए, आप लगातार इन स्टोरीज को देखते रहिए और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपको लगातार इस सीरीज में बहुत अच्छी और ऐसी चीज़ें आपको पेश करेंगे जो सचमुच अभी तक जिन पर पर्दा पड़ा हुआ था और जो छिपी हुई। हम आपको अब इसके आगे बताते हैं। दरअसल आजकल एक जो इजराइल के डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट थे जो उस वक्त एक्टिव थे पत्रकारिता के अंदर, उन्होंने एक किताब लिखी है राइज एंड किल। बड़ी ज़बरदस्त किताब है और ख़ास तौर पे क्राइम रिपोर्टिंग करने वाले लोगों के लिए ये किताब एक बहुत बड़ा, आप समझिए एक बहुत बड़ा एक
ऐतिहासिक कहा जाए किताब रहेगी, क्योंकि इसके अंदर मोसाद और खुफिया एजेंसियों में काम करने वाले एजेंटों के बारे में इतनी सफाई से, साफ गोई से लिखा गया है कि सचमुच ये अपने आप में किताब बहुत आगे तक और बहुत अच्छा चलेगी। राइजन किल अपने आप में एक इन्वेस्टिगेटिव पत्रकारिता की मिसाल होगी और इसने बहुत सारी बातें, बहुत सारे इंटरव्यूज लोगों के, बहुत सारे दस्तावेज लगाए हैं इस किताब के अंदर और ये बताया है कि मोसाद असल में किलिंग मशीन क्यों है। करीब 10 सालों के लंबे अंतराल के अंदर 800 से ज़्यादा किलिंग ऑपरेशन करना किसी एजेंसी के लिए सचमुच बहुत बड़ा काम है और अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में साम दंड भेद कैसे भी सिर्फ निपटाना, ये अपने आप में दर्शाता है कि सीक्रेट सर्विस कितनी खतरनाक है, जिसका नाम है मोसाद। अब हम आते हैं अपनी पुरानी बात पर, जो हम स्टोरी आपको बता रहे थे। दरअसल ये जो प्लेन हाईजैक हुआ था 27 जून 1976 को 248 यात्रियों के साथ, इस पूरे प्लेन के अंदर जो इसके पीछे संगठन का जिसका नाम आया वो था पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फलस्तीन। इस संगठन का जो करता धरता था, यानी कि जो मास्टरमाइंड था, जो दिमाग था, उसका नाम था वादी हद्दाद। ये जो वादी हद्दाद था, इसने इजराइल के खिलाफ कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया इजराइल के अंदर। लेकिन जब ये प्लेन हाईजैकिंग में शामिल हुआ तो इसके बाद इसके नाम को और इसके नाम के पीछे के सारे काले चिट्ठों को आगे लाया गया, सामने लाया गया, खोल के रखा और फिर ये पूरी फाइल हमास के पास जाने की बजाय हमास से होती, क्योंकि ये जो वादी हद्दाद था ये एक्चुअली फलस्तीन से जुड़ा हुआ था और फलस्तीन यानी कि यासिर अराफात उस टाइम बहुत एक्टिव, और यासिर अराफात तब तक एक ग्लोबल लीडर बन चुके थे तो उन्हें सीधे सीधे मारा नहीं जा सकता था। अब ये जो वादी हद्दाद दूसरे नंबर पर आता था, वादी हद्दाद इस हाईजैकिंग के बाद इराक में जाकर रहने लगा, यानी कि जो यासिर अराफात थे उन्होंने इसको इराक के अंदर सेफ जोन में रखा, वहां पर सेटल करा दिया। लेकिन इधर किलिंग मशीन मोसाद था, अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने में मारने की क्षमता रखने वाला मोसाद सचमुच बहुत खतरनाक एजेंसी थी। अब पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फलस्तीन के इस मास्टरमाइंड को, क्योंकि वहां से यह अंजाम लगातार दे रहा था, मोसाद ने ढूंढ निकाला। लेकिन उसके आसपास जो सुरक्षा घेरा था वो बहुत ज़बरदस्त था। इसको कैसे मारा जाए, और अगर इसको सीधे सीधे मारा जाता है तो बहुत बड़ा बवाल होने की संभावना थी। यासिर अराफात का ये सबसे खास आदमी था, राइट हैंड था, और अपने सब ऑपरेशंस को यासिर अराफात इसी वादी हद्दाद के जरिए से अंजाम दिया करते। ऐसे में अगर हद्दाद को मारा जाता है बुलेट से, यानी कि गोली से, तो इसमें बड़ा बवाल मचने की संभावना ज़्यादा थी। इसके लिए एक नई योजना मोसाद ने तैयार, और ये योजना थी जहर। देखिए, हम आपको यहाँ पर बीच में ये और बता देते हैं कि जो जहर देकर अपने दुश्मनों को निपटाने का जो स्टाइल है, ये मोसाद का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल, यानी कि बहुत सारे दुश्मनों को, किसी को इंजेक्शन से, किसी को टैबलेट से, किसी को पानी में जहर देकर, कई तरीकों से इन्होंने वक्त पर मौत के घाट उतारा है। लेकिन यहां मामला जरा दूसरा था। पहली बात तो वादी हद्दाद के आसपास का सुरक्षा घेरा तोड़ना बेहद मुश्किल काम था। दूसरा, उसको कैसे तोड़ा जाए,
फिर उसको मारना भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि हथियार से अगर मारा जाए, गोली से मारा जाए, तो इसमें बवाल मचने की संभावना ज़्यादा थी। लेकिन दुश्मन को मारना बेहद जरूरी। अब मारा कैसे जाए, इसके लिए इजराइल की एक एजेंसी है जो साइंटिफिक एजेंसी है और इसी पर साइंटिफिक चीज़ों पर काम करती है। वहाँ पर मोसाद के साथ इसकी बैठक कराई गई। यहाँ पर एक ऐसे जहर को ईजाद किया गया जिससे मरने वाला मर भी जाए और इसका पता भी ना चले। यानी कि जहर की क्वालिटी और क्वांटिटी और नाम, तीनों ही चीज़ें पता नहीं चलनी चाहिए कि कौन सा जहर है। इसके लिए इस साइंस लैबोरेटरी ने एक ऐसे जहर को ईजाद किया जो धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों में अपने दुश्मन को निपटा सकता है। अब ये कैसे किया जाए, इसके लिए एक नया तरीका मोसाद ने खोज निकाला। जो ये पूरा जो चैप्टर है, हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर पहले क्या भ्रम फैलाया गया था, लेकिन अभी जो इस किताब के अंदर जो आया है उसके हिसाब से ये जहर वाली थ्योरी दूसरी तरफ से पलट गई। दरअसल हुआ क्या, उस वक्त जो मोसाद के बारे में कहा गया था या मोसाद की तरफ से कहा गया था, ये था कि वादी हद्दाद को चॉकलेट बहुत पसंद है और वो चॉकलेट सबसे ज़्यादा बेल्जियम की जो चॉकलेट है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। कई बार वो दिन में कई बार चॉकलेट खाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में उनको चॉकलेट पहुंचाई जाए और चॉकलेट में पॉइजन दिया जाए और उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन इसमें भी कई संभावनाएं थी। चॉकलेट वो खाएंगे, नहीं खाएंगे, किसी और को तो नहीं खिलाएंगे, टेस्ट तो नहीं करा लेंगे, बहुत सारी बातें। यानी कि मोसाद एक ऐसी दिनचर्या में शामिल एक ऐसी चीज को ढूंढ रही थी जिसको सिर्फ और सिर्फ जिसको मारना है वही इस्तेमाल करें। तो बाद में इसका तोड़ निकाला गया कि क्यों ना टूथपेस्ट में इस्तेमाल किया जाए जहर को। अब जहर के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया गया। उसी ब्रांड का पता करवाया गया कि कौन से ब्रांड का टूथपेस्ट वादी हद्दाद इस्तेमाल करता है और उस ब्रांड के टूथपेस्ट में जहर को फिल करके वादी हद्दाद के बाथरूम तक पहुंचा दिया। ये मोसाद का दम था कि वादी हद्दाद के बाथरूम तक इस जहर को पहुंचा दिया। जैसे ही टूथपेस्ट उनका नया शुरू हुआ, वहां पर जो जहर मिला हुआ टूथपेस्ट था उसको शामिल कर दिया गया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि वादी हद्दाद ने जब पेस्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया तभी से उनके शरीर के अंदर ये घातक जहर पहुंचना शुरू हुआ। और 10 जनवरी 1978 को 18 महीनों से ये जो प्लेन हाईजैकिंग का जो मामला था, 18 महीने तब तक इसमें हो चुके थे। यानी कि मोसाद ने इतना सब्र नहीं किया, 18 महीनों के अंदर दुश्मन तक मोसाद पहुंच गया। अब 20 जनवरी कुछ दिन बाद जब ये कई दिन तक जहर टूथपेस्ट के जरिए वादी हद्दाद के शरीर में जाना लगा, तो उसके बाद करीब 20 जनवरी 1978 को, यानी कि 10 दिन बाद, वादी हद्दाद को बुखार हो गया, सर्दी उन्हें लगने लगी और उनको पेट के अंदर दर्द होना शुरू हुआ। अब ये पेट दर्द जब शुरू हुआ, साथ ही वो लगातार अस्पताल जाते रहे, लेकिन डॉक्टरों के पास जाते रहे, लेकिन ठीक नहीं हुआ। और साथ ही उनके बाल भी तेजी से झड़ने लगे। यानी कि पेस्ट ने बड़ा असर किया और वादी हद्दाद के शरीर के कई हिस्सों पर इसका असर हुआ। सबसे बड़ा असर ये हुआ कि वादी हद्दाद का जो वेट था वो तेजी से गिर रहा था, बाल झड़ने लगे, बुखार टूट नहीं रहा था, पेट दर्द लगातार हो रहा था। तो ऐसे में वादी हद्दाद जो इराक था उसके एक दूसरे अस्पताल में, बड़े अस्पताल में जाकर भर्ती हुए वहाँ पर और इलाज कराने लगे, लेकिन वो ठीक लगातार नहीं हुए। जब ये बात यासिर अराफात को पता चली तो उन्होंने वादी हद्दाद को
ईस्ट जर्मन सीक्रेट सर्विस के यहाँ पर इलाज के लिए भेज दिया। उनको वहाँ पर इलाज दिया जाने लगा। 19 मार्च 1978 को वादी हदाद ईस्ट बर्लिन पहुंच गए और वहां पर अस्पताल में इलाज करा। लेकिन 29 मार्च 1978 को ठीक 10 दिन बाद वादी हदाद की अचानक मौत हो गई। यानी कि ये जो मोसाद था, इसने कुछ ही दिनों में, करीब 20 दिनों के बाद वादी हदाद को मौत के घाट उतार दिया टूथपेस्ट के जरिए। लेकिन इसमें आपको हम यहां पर एक और चीज बताते हैं। जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो वहां पर जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया वादी हदाद का, उन्होंने ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तो शंका जाहिर की कि इन्हें कोई जहर दिया गया है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि वो किस जहर से वादी हदाद की मौत हुई। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें यह भी नहीं पता है कि जहर किसके जरिए इनको दिया जा रहा है, क्योंकि जब वहां पर रिसर्च टीम बैठी और कई एजेंसियों ने वहां पर शामिल होकर काम किया, तो वादी हदाद के जितने भी जो लोग उनसे मिलने वाले थे या जो लोग उनके खाना बनाते थे, खाने को चेक करते थे, खाने सारे, मतलब किस चीज से ये जहर दिया जा रहा था इस पर फोकस किया जाता रहा। लेकिन किसी भी एजेंसी का ये शक नहीं गया कि जहर टूथपेस्ट के अंदर दिया जा रहा था, यानी कि ये बात बिल्कुल गुप्त ही रही। अब इससे आगे बढ़ते हैं। करीब 5 साल बाद 1983 में इजराइल ने ऑफिशियली ये बताया, मान लिया कि हद्दाद को हमारे लोगों ने मारा था, यानी कि हमास की, मोसाद की जो सीक्रेट सर्विस थी, उसके एजेंटों ने वादी हदाद को मारा था। 5 साल बाद खुद मोसाद ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे लोगों ने मारा था, लेकिन ये बात सामने नहीं आने दी कि उसको मारा कैसे, ये बात। लेकिन जो चर्चा में बात आ रही थी, वो चर्चा में अभी तक ये रही कि वादी हद्दाद को चॉकलेट के अंदर जहर दिया है। परंतु अब इस किताब में, जो कि राइज एंड किल नाम की किताब है, इसके अंदर ये स्पष्ट किया गया है कि जो वादी हदाद को जो जहर दिया जा रहा था, वो जहर टूथपेस्ट के अंदर दिया गया था। यानी कि वादी हदाद टूथपेस्ट के जहर के कारण निपटा दिया मोसाद ने। अब ये मोसाद का अपना एक तरीका है कि किस तरीके से वो अपने दुश्मनों तक पहुंचकर उसे निपटा देती है। आप देख रहे हैं युगचरण चैनल, और इस स्टोरी को आपको कैसा लगा, ये स्टोरी कैसी लगी, कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसके आगे भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। अब हम इससे आगे आपको ये बताते हैं कि ये आखिर थ्योरी, जब राइज एंड किल किताब में इसको बताया गया है कि किस तरीके से टूथपेस्ट में वादी हद्दाद को जहर देकर मोसाद ने निपटाया था, दरअसल जब ये पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट आई तो इसमें भी पूरी चीज़ें नहीं दी गई और मोसाद ने भी छिपाई ये सारी चीज़ें। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये हुई कि इस किताब के जरिए ये भी खुलासा हुआ, पोस्टमार्टम में जो बताया गया था वो ये कहा गया था कि जो वादी हदाद की जो मौत हुई है वो ब्रेन के अंदर जो वेन्स हैं उनमें से ब्लीडिंग होने के कारण उनकी मौत हुई है। यानी कि जहर इस कदर दिमाग के अंदर फैल चुका था कि सारी वेन्स वादी हदाद की फट गई, जिस कारण ब्लीडिंग हुई और ब्लीडिंग के कारण उनकी मौत हुई। ये जो तरीका है, ये जो मोसाद जिस तरीके से अपने दुश्मनों के पीछे पड़ती है और अपने दुश्मनों को निपटा देती है, ये केवल और केवल मोसाद के पास है।
हम आपको यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि ये पहली बार हुआ था जब मोसाद पर इस बार हमास की तरफ से हमला हुआ, गाजा पट्टी की तरफ से जब हमला हुआ, ये पहली बार था। हम लोग भी, जो क्राइम को देखने वाले लोग हैं, वो भी चौंक गए थे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि मोसाद इतनी ताकतवर खुफिया एजेंसी है कि उसको कहीं पर भी अगर कुछ पत्ता भी खड़केगा तो मोसाद को इसकी जानकारी है। लेकिन हमास ने इसके लिए बड़ी प्लानिंग की, और ख़ास तौर पे इस प्लानिंग के लिए गाजा पट्टी या फ़लस्तीन जैसी जो जगहें हैं वो तो बिल्कुल नहीं। यानी कि ये बाद में भी सामने आएगा कि इस प्लानिंग पे, इजराइल पर हमले की प्लानिंग जब हमास ने की तो ये कहीं ऐसी जगह पर की गई, किसी ऐसे विदेश में जाकर की गई थी ताकि यहाँ तक किसी तरीके की हवा भी ना पहुँचे, और ऐसा हुआ भी। लेकिन सामने कौन था? मोसाद उस हमले के मामले में बेशक फेल हुआ था, लेकिन इसके बाद जो मोसाद ने किया है ये पूरी दुनिया में किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज गाजा पट्टी को लगभग ख़त्म कर दिया गया है। ईरान, हिजबुल्लाह और हूती, इनको भी मारा जा रहा है। और आज पूरी दुनिया के अंदर मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का कोहराम इजराइल ने मचाया उस हमले के बाद, ये सचमुच अपने आप में, हालांकि ये एक बड़ा मानवता के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन एक दुश्मन को दुश्मन की तरह कैसे मारना है, ये मोसाद से दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों को सीखना चाहिए। परंतु सबसे बड़ी बात है कि मोसाद एक ऐसी किलिंग मशीन है जो अपने दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने में जिंदा नहीं छोड़ती। और मोसाद के किस्सों में सबसे ज़्यादा अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए गन वाली गोली नहीं, जहर वाली गोली का इस्तेमाल करते। बड़ी बात है, आप जानिए कि मोसाद किस तरीके से काम करता है और कितना बड़ा उसका नेटवर्क है कि वो पूरी दुनिया में अपने दुश्मन को इस तरीके से मार गिराता है कि उसे, दुश्मन को ये पता भी नहीं चलता कि वो मरा कैसे था। यानी कि मोसाद एक किलिंग मशीन, ये आपके लिए आज पेश था युगचरण की तरफ से। प्रस्तुति कैसी लगी आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।